हिंटर काइफेक में जो कुछ हुआ वो कभी होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि मानव सोच, संवेदनशीलता और हमारे समाज की मानसिक बनावट पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह है। यह घटना हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को चुनौती देती है कि इंसान आखिर इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल बिहेवियर जिसमें हमलावर अपने जघन्य कृत्य को अंजाम देने के बाद भी 3 दिनों तक उसी घर में रहा। वो वहीं खाना बनाता रहा, खेत में जानवरों को चारा डालता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और आज हम इसी असहज सच्चाई के पीछे छिपे रहस्यों की परतों को समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका रोर एंड रसल स्टूडियोज में। मेरा नाम है मनीष यादव और आज मैं आपको ले चलूंगा 1922 के जर्मनी में एक ऐसे रहस्य की ओर जो आज भी दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटर्स और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बना हुआ है। यह वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसका उद्देश्य जागरूकता और समझ को बढ़ाना है। तो चलिए चल पड़ते हैं उस समय की ओर। हिंटर काइफेक का फार्म हाउस करीब 1863 के आसपास बनाया गया था। हिंटर काइफेक नाम भी इसकी जगह से जुड़ा हुआ है। जर्मन में हिंटर का मतलब होता है पीछे और काइफेक पास का एक छोटा सा गांव था। यानी यह फार्म काइफेक गांव के ठीक पीछे या कहें तो उसके करीब 1 मील उत्तर की ओर घने जंगलों के किनारे पर बसा हुआ था। 1922 का जर्मनी युद्ध की राख से उभरता देश और लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही थी। इसी दौर में म्यूनिख से करीब 70 किलोमीटर दूर बवेरिया के एक घने और सुनसान इलाके में था एक फार्म हिंटरकाइफेक। यह फार्म दिखने में तो एक आम जर्मन फार्म हाउस जैसा ही था, खलिहान, रसोई, बाड़ा और पास में घना जंगल। लेकिन इस शांत से दिखने वाले घर के भीतर एक ऐसा सन्नाटा पलता था जो चीखने से भी ज्यादा डरावना था। जैसे जैसे मार्च 1922 की ठंडी रातें बढ़ने लगीं, हिंटरकाइफेक फार्म के भीतर अजीब घटनाएं सिर उठाने लगीं। कुछ ऐसा जो अब तक सिर्फ फुसफुसाहट था, धीरे धीरे एक डरावने सच में बदलने लगा था। फार्म की पुरानी नौकरानी क्रेसन रीगर ने सबसे पहले शिकायत की थी कि उसे घर की अटारी से रात के समय कदमों की आवाज आती थी, जैसे कोई भारी बूट पहने आदमी ऊपर चल रहा हो। लेकिन जब देखा गया वहां कोई नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि उसने अटारी से अजीब आवाज सुनी और उसे लगा कि घर में कोई आत्मा है या ये जगह भूतिया है। डर के मारे उसने नौकरी छोड़ दी। कहा जाता है कि हत्याओं से कुछ दिन पहले ही ग्रुबर परिवार ने शिकायत की थी कि घर की एक चाबी अचानक गायब हो गई है। वो चाबी उस दरवाजे की थी जो घर के अंदर वाले हिस्से को खोलती थी। किसी ने घर में तोड़फोड़ नहीं की थी, लेकिन विक्टोरिया को यकीन था कि कोई अनजान शख्स घर के अंदर तक पहुंच सकता था। चंद दिनों के बाद फार्म के मालिक एंड्रियस ग्रुबर को एक अजीब सी चीज मिली। उनके मेलबॉक्स में म्यूनिख का एक अखबार जिसे उन्होंने कभी मंगवाया ही नहीं था। सवाल ये था वो अखबार आया कहाँ से। म्यूनिख यहाँ से बहुत दूर था और कोई अजनबी रास्ता भटककर इस वीरान फार्म तक आ जाए ये भी नामुमकिन था। लेकिन सबसे खौफनाक चीज अभी बाकी थी। एक बर्फीली सुबह एंड्रियास ने देखा कि बर्फ पर किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। ये निशान जंगल से फार्म की तरफ आते थे लेकिन फार्म से वापस नहीं जाते थे। यानी कोई आया था और शायद अब भी यहीं कहीं छुपा बैठा था। कोई जो सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था और इंतजार कर रहा था। लेकिन ग्रुबर परिवार ने पुलिस को खबर नहीं की। शायद उन्हें लगा कि यह सब उनकी कल्पना है या शायद उन्हें यकीन नहीं था कि असली खतरा बहुत पास आ चुका है। वो दिन आम दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। फार्म पर रोजमर्रा का काम चल रहा था, जानवरों को चारा, लकड़ी काटना, बच्चों की देखभाल। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शाम होते ही फार्म हाउस में अजीब सन्नाटा छा गया और फिर एक एक कर कर वो सब खामोश होते चले गए। सबसे पहले एंड्रियास, फिर उनकी पत्नी सेसिलिया, बेटी विक्टोरिया और नातिन छोटी सेसिलिया। इन चारों को खलिहान में किसी ने एक एक कर बहला फुसला कर बुलाया और वहीं किसी भारी धारदार हथियार से बेरहमी से मारा गया। ये कोई आवेश में किया गया कत्ल नहीं था, एक योजना के तहत शांत और क्रमबद्ध तरीके से नरसंहार था। इसके बाद कातिल घर के अंदर गया जहां विक्टोरिया का 2 साल का बेटा जोसेफ और नई नौकरानी मारिया मौजूद थे। मारिया की तो उस फार्म में पहली ही रात थी, कुछ घंटे पहले ही आई थी और अब उसकी लाश फर्श पर पड़ी थी। और मासूम जोसेफ, उसकी भी निर्मम हत्या कर दी गई, शायद अपने ही पालने में, बिना किसी शोर या चिल्लाहट के। कत्ल की यह पूरी घटना इतनी शांत और सुनियोजित थी कि मानो कातिल को हर कोने की जानकारी थी, हर व्यक्ति की आदतों की समझ थी और कोई अंदर का परिचित था या काफी लंबे समय से छिपकर सब कुछ देख रहा था। खून, चीखे, सन्नाटा, उस रात हिंटरकाइफेक फार्म ने जो देखा वो आज तक कोई भूल नहीं सका। हत्या की वो रात बीत गई, लेकिन अगले 3 दिनों तक हिंटरकाइफेक फार्म पूरी तरह सन्नाटे में डूबा रहा। कोई चिल्लाया नहीं, कोई मदद नहीं मांगी। फार्म की चिमनी से धुआं उठता रहा, जानवरों को चारा मिलता रहा और रसोई की आग जलती रही। दूर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर 6 लाशें पड़ी थीं। पास के गांव लोग कुछ अजीब लगने लगा।
छोटी सिसिलिया 3 दिनों से स्कूल नहीं आई थी। विक्टोरिया गिरजाघर नहीं पहुंची और फार्म से दूध की आपूर्ति बंद हो चुकी थी। फिर 4 अप्रैल 1922 को पड़ोसी लॉरेंस समेत कुछ गांव वाले फार्म पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे खटखटाए, कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो जो सामने था वो किसी डरावने बुरे सपने से कम नहीं था। खलिहान में 4 लाशें ऊपर से घास डालकर छिपाई गई थीं। सिर बुरी तरह कुचले गए थे, चेहरा पहचानना मुश्किल था। घर के अंदर बाकी 2 शव मिले, एक नौकरानी और दूसरा छोटे जोसेफ, खून से लथपथ। हत्याओं को हुए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन फार्म के हालात बता रहे थे कि कोई इन लाशों के बीच रह रहा था। रसोई का चूल्हा साफ था, जानवरों को चारा दिया गया था, यहाँ तक कि खाने के कुछ बर्तन भी इस्तेमाल में लाए गए थे। मतलब कोई शायद कातिल इस खौफनाक नरसंहार के बाद फार्म हाउस में ही रुका रहा। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो किसी भयानक हत्या से ज्यादा एक मिस्ट्री रूम जैसा लग रहा था। लेकिन अफसोस की बात है कि शुरुआती जांच में एक के बाद एक भारी भूलें की गईं। फार्म पर आने वाले गांव वालों ने उत्सुकता में हत्या की जगह को छेड़ दिया था। कई लोगों ने बिना दस्ताने के हर चीज को छू लिया, जिससे अहम सुराग मिटते चले गए। कुछ गांव वालों ने वहां के किचन में खाना भी बनाया था। पुलिस ने माना कि हत्याएं किसी भारी हथियार, शायद एक पिक एक्स से की गई थी, पर वो हथियार कहीं मिला नहीं था तब तक। बाद में फार्म के एक छत के हिस्से में छिपा हुआ मिला, लेकिन तब तक उस पर से कई अहम निशान मिट चुके थे। पोस्टमार्टम फार्म हाउस के बाहर ही किया गया था, बेहद अप्राकृतिक माहौल में। डॉक्टर ने बताया कि विक्टोरिया की गर्दन पर उंगलियों के निशान थे, जैसे उसे पहले गला दबाकर मारा गया हो, फिर हथियार से वार किया गया हो। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य, छोटी सिसेलिया मरने से पहले कई घंटों तक जिंदा थी और शायद दर्द और सदमे में उसने अपने ही बाल नोच डाले थे। कोई पड़ोसी नहीं, कोई गवाह नहीं, और कोई ऐसा सुराग नहीं जो कातिल तक सीधा पहुंचाता। पुलिस की हर कोशिश, जांच के हर दाव इस अजीबोगरीब घर के भीतर अंधेरे में खोते चले गए। अगर शुरुआत से ही सही तरीके से जांच की जाती तो शायद रहस्य कभी रहस्य न रहता। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हिंटर का इफेक्ट का कातिल कोई अपना था या कोई अजनबी? क्या यह एक सुनियोजित हत्या थी या एक जुनूनी गुनाह? यह हिंटर का इफेक्ट का पहला पार्ट था। हम जल्द ही रोअर एंड रसल स्टूडियोज पर इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं अपनी थ्योरी। तब तक के लिए नमस्कार।